जय हिंद दोस्तों। मैं विनोद चपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये हमारा पॉलिटी का 6वें नंबर का लेक्चर है। इससे पहले मैं आपको 5 लेक्चर करा चुका हूं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वो लेक्चर पड़े हुए हैं भाई, आप जाओ और जाके वहाँ उन लेक्चरों को देख लो भाई। आज का हमारा 6वें नंबर का लेक्चर है भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के क्या क्या विशेषताएं हैं। आपके पेपर में एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स रखा हुआ मिलता है इससे। अगर आपने एक बारी वीडियो देख भी ली ना तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई। तो वीडियो को शुरुआत करता हूँ भाई भीमराव अंबेडकर जी के स्टेटमेंट से। ठीक है, मैं महसूस करता हूँ कि भारतीय संविधान व्यवहारिक यानी वर्केबल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें परिवर्तन की क्षमता है और इसमें शांति काल तथा युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखने का भी सामर्थ्य है। वास्तव में मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि नवीन संविधान के अंतर्गत स्थिति खराब होती है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है, वरन हमें यह कहना होगा कि मनुष्य ही खराब है। तो भाई ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है भीमराव अंबेडकर साहब जी का। ठीक है भाई, आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है कि भारत का जो संविधान है वो विशाल एवं विस्तृत संविधान है। अब देखेंगे भाई कि कैसे विशाल है और कैसे विस्तृत संविधान है भारत का। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। जो भारत का संविधान है वो सबसे विस्तृत भी है। और विस्तृत कैसा भाई? लिखित में संविधान है, यानी सबसे बड़ा लिखित में संविधान है भारत का। ठीक है, इसकी विशालता का सबसे प्रमुख कारण क्या है कि इसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों सरकार के गठन तथा उनकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। यानी हमारे देश में कुछ पावर सेंटर को दी गई है, केंद्र को, और कुछ पावर प्रांतों को यानी राज्यों को दी गई है। और बोल रहा है कि राज्य के गठन और उनकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन है, यानी उनकी पावर के बारे में दिया गया है। तभी ये ऐसा सूचक है कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। ठीक है भाई, अब जो स्टेटमेंट ये बोला है कि विश्व का सबसे विस्तृत है और लिखित संविधान भी है, तो इसके और क्या कारण है भाई? मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। जब मूल संविधान बना था हमारा 395 अनुच्छेद थे, इसमें 8 अनुसूची थी और इसमें 22 भाग थे। लेकिन आज जो है अगर गणना की दृष्टि से देखें भाई तो वर्तमान में 465 तो अनुच्छेद हैं भाई, 12 अनुसूचियां हैं और भाई इसमें 25 भाग हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो कभी पहले 395 अनुच्छेद थे वो आज 465 हो गए हैं। जो कभी पहले 8 अनुसूचियां थी वो आज 12 अनुसूची हो गई। जो पहले 22 भाग थे अब वो भाग 25 हो गए। तो कहीं ना कहीं भारत के संविधान में आप देखोगे कहीं ना कहीं भारत के संविधान का एक विस्तृत रूप देखा जा रहा है, जो आगे क्या है ना, आगे बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है भाई, अब कुछ देशों से कंपेयर कर लेते हैं भाई भारत के संविधान को। जैसे अगर मैं अमेरिका के संविधान की बात करूं, जैसे भारत के संविधान में वर्तमान में 465 अनुच्छेद हैं, लेकिन अमेरिका में मात्र 7 ही अनुच्छेद है भाई अमेरिका के संविधान में। अगर कनाडा का संविधान देखा जाए तो इसमें मात्र 147 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया देखा जाए तो 128 अनुच्छेद हैं। अफ्रीका देखा जाए तो 253 अनुच्छेद हैं। ठीक है भाई, तो इससे ये पता लगता है कि वास्तव में ही जो भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है भाई, अब अमेरिका के संविधान से 2 स्टेटमेंट आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे अमेरिका का संविधान जो है ना
वो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। ठीक है जी। अगर पूछे कि सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है तो वो भारत का भाई, और सबसे छोटा लिखित संविधान वो है अमेरिका का। दूसरा, अमेरिका ही पहला देश है जिसने अपना सबसे पहले संविधान लिखा था। तो अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। ठीक है भाई, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान वो भारत का संविधान है, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान वो आपका अमेरिका का संविधान है, और अमेरिका का संविधान ही विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है। अब एक स्टेटमेंट पूछता है, आइवर जोनिंग्स का स्टेटमेंट है भाई। इन्होंने कहा था कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान है, क्योंकि ये वे लोग हैं जिन्होंने वास्तव में ही भारत के संविधान को पढ़ा था भाई। अब आगे बात करते हैं भाई, लिखित संविधान। लिखित संविधान के क्या लक्षण होते हैं भाई? जब भारत ने लिखित संविधान अपनाया है, ऐसा कोई देश भी है जिसमें लिखित संविधान नहीं है? तो भाई चर्चा करते हैं। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। ठीक है भाई, पहली बात तो भारत का संविधान कैसा है? लिखित है, और लिखित के साथ साथ सबसे बड़ा भी है। दूसरा, लिखित संविधान होने के बावजूद भी भारत में परंपराओं एवं प्रथाओं को भी स्थान दिया गया है। यानी भारत ने परंपराओं को भी अपनाया है, जो हमारी परंपराएं देखते हैं आज आप, और जो भारत में प्रथाएं हैं, भारत ने प्रथाओं को अपनाया है। तो हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान लिखित भी है, और उसी में क्या है, हमारी प्रथाएं और परंपराओं को भी जोड़ा गया है। ठीक है, लेकिन अमेरिका का संविधान जो है, अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन अगर हम बात करें भाई ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन का संविधान जो ना, ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है, यानी ऐसा संविधान जो लिखा ही नहीं गया है भाई। अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि जब संविधान लिखा ही नहीं है, कुछ लिखित में विवरण है ही नहीं, तो भाई देश कैसे चलता होगा? तो भाई देश चलता है ओनली प्रथाओं के ऊपर। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है, जो कि परंपराओं तथा प्रथाओं पर आधारित है भाई। ठीक है, कुछ भी चीज़ें लिखित में नहीं है भाई। आगे बात करते हैं, तीसरे नंबर की है संसदीय शासन प्रणाली। आपको पता है कि भारत में एक संघात्मक संविधान है, यानी उसमें आप देखोगे राज्य की भूमिका भी है, प्लस उसमें केंद्र की भूमिका भी है। जहाँ राज्य और केंद्र दोनों की भूमिका हो उसे बोलते हैं भाई अब संघात्मक संविधान, यानी संघ है हम, यानी हम क्या है, राज्य भी हमारे देश में है और केंद्र भी हमारे देश में है, दोनों एक साथ काम करेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इसे संघात्मक सरकार। ठीक है भाई। अब भारत में जो है किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भाई भारत में है आपकी संसदीय शासन प्रणाली। अब इसकी बात करते हैं भाई आगे। संघात्मक संविधान के अंतर्गत 2 प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित की जा सकती है। ठीक है, 2 प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित की जा सकती है। सबसे पहली प्रणाली है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, दूसरी है संसदीय शासन प्रणाली। लेकिन आपको पता है कि भारत ने किस प्रणाली को अपनाया है? तो भारत ने अपनाया भाई आपकी संसदीय शासन प्रणाली को। ठीक है, लेकिन ये जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है इसको अपनाया भाई संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अभी हम पढ़ेंगे भाई, मैंने आपको बता दिया कि भारत में जो शासन की प्रणाली है वो कैसी है, वो संसदीय शासन प्रणाली है, जो कि ब्रिटेन से ली गई है हमने भाई। जैसे आप ब्रिटेन में संसद देखते हो, ऐसी ही संसद हमारे देश ने अपनाई है। तो हमारे देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली। लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली की बात करें तो वो किसकी है भाई? तो वो अमेरिका देश ने अपनाई है। तो थोड़ा हम कंपेयर करते हैं अपने देशों के साथ। ठीक है, सबसे पहला संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम इंग्लैंड में विकसित हुई थी भाई। तो कौन से देश में हुई थी भाई?
इंग्लैंड में, क्योंकि हमने भी इंग्लैंड से ही संसद को एक्सेप्ट किया है। भारतीय संविधान द्वारा इंग्लैंड के समान संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना हुई। अभी जो आपको बता चुका हूँ, यह प्रणाली केंद्र तथा राज्य दोनों में समान है। भाई ऐसा तो है नहीं कि राज्य अलग संसदीय प्रणाली को अपनाएगा और केंद्र अलग संसदीय प्रणाली को अपनाएगा। ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि हमारे देश में जो संसदीय प्रणाली है वो किस प्रकार की है, वो संघात्मक संविधान के अंतर्गत आती है, यानी जहाँ राज्य भी इसको एक्सेप्ट करेगा और केंद्र भी इसको एक्सेप्ट करेगा भाई। ठीक है, अब थोड़ा कंपेयर करते हैं भाई। जैसे भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट के समान कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। जैसे अब देखो, इंग्लैंड में हमने क्या है ना, इंग्लैंड में हमने एक राजा देखा भाई, राजा की अब आज भी प्रथा यहाँ पे। और भारत में हमने जो राजा अपनाया है इस प्रकार से, हालांकि राजा है नहीं, तो इंग्लैंड की तरह ही जो राजा इंग्लैंड में नाम मात्र का कार्यकर्ता होता है, ऐसे ही भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं ना अपने, वो भी आपके नाम मात्र के ही कार्य होते हैं उनके, यानी उनकी जो पावर है ना वो केवल वो नाम मात्र के प्रधान को लेके है। वास्तविक शक्ति तो जो लोकसभा से चुन के जाते हैं प्रधानमंत्री, उनके पास होती है भाई। ठीक है, यानी अगर कंपेयर करने को प्रश्न आएगा कि भारत के जो राष्ट्रपति है इनकी पावर किसके समान है, तो आप बताओगे जहाँ पे ब्रिटेन का राजा, जहाँ पे इंग्लैंड का जो सम्राट है ना, उसकी पावर के बिल्कुल समान है भारत के राष्ट्रपति की पावर। क्योंकि वहाँ पे इंग्लैंड के जो सम्राट है या जो इंग्लैंड का जो राजा है, और जहाँ पे जो भारत का जो राजा, भारत का जो राष्ट्रपति है, इनकी पावर बिल्कुल नाम मात्र की है। लेकिन रियल पावर किस में है? रियल पावर अगर भारत में देखें तो आप जो लोकसभा से सदस्य चुने जाते हैं उसमें जो मंत्री परिषद का वास्तविक प्रधान होता है वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के पास रियल पावर होती है। आगे पढ़ते हैं भाई। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में होती है। अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है भाई। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, कि जो मंत्री परिषद ना वो सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप मतलब क्या है, जैसे आपके पास लोकसभा में 552 लोग हैं भाई। ठीक है, ये 552 जो ना, ये आर्टिकल 75 के 3 के तहत ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। अर्थात ये प्रधानमंत्री के ऊपर ही उत्तरदायित्व है इनका भाई। पीएम, अगर पीएम ने इस्तीफा दे दिया ना तो पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ जाएगा भाई। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी भाई। ठीक है भाई, अब देखते हैं भाई अध्यक्षात्मक प्रणाली। आपको बता चुका हूं कि ये प्रणाली अमेरिका ने अपनाई हुई है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। ठीक है भाई, क्योंकि अमेरिका ने ये अपनाई गई है और इसमें राष्ट्रपति जो ना बिल्कुल कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है भाई। लेकिन संसदीय प्रणाली में कौन होता है प्रधान भाई? प्रधानमंत्री। और अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति। ठीक है, उसका निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। कहाँ पे? जहाँ पे अध्यक्षात्मक प्रणाली होगी वहाँ पावर में रहेंगे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता करेगी। लेकिन हमारे देश में जो प्रणाली अपनाई गई है वो अपनाई गई संसदीय प्रणाली, और संसद में जो लोग बाग वोट करेंगे, हम लोग वोट करेंगे और हम अपने प्रतिनिधि को चुन कर आगे भेजेंगे भाई। तथा यह नियत अवधि तक कार्य करता है भाई। ठीक है, क्योंकि आप बताओगे कमेंट में कि अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई? कई बार क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भाई, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं भाई। अब जो हम अपने संविधान की विशेषता पढ़ रहे हैं उसमें आप पहला देखोगे मौलिक अधिकार भी हमारे संविधान में, ये बहुत बड़ी विशेषता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाई, ये भी हमारे संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं भाई। स्वतंत्र न्यायपालिका है, विधि का शासन है, आपातकालीन उपबंध है भाई, ग्राम पंचायतों का गठन है,
संविधान की सर्वोच्चता है, वयस्क मताधिकार है और संसदीय संप्रभुता है। यानी इतनी सारी चीज़ें हमने अपने संविधान में दी गई भाई। जब अपने संविधान में इतनी सारी चीज़ें हमने दी गई हैं तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में ही हमारा संविधान एक अनोखा संविधान है। ये हमारे संविधान की क्या है, विशेषता है। अब थोड़ा सा भाई इन्हें पढ़ने का प्रयास करते हैं। नंबर 4 का टॉपिक है आपका जो कि हमारा संविधान जो है वो नम्यता यानी लचीला यानी फ्लेक्सिबल एवं अनम्यता यानी कठोर यानी रिजिड का अनोखा मिश्रण है भाई। ठीक है, यानी हमारे संविधान में आपको देखोगे कि हमारा संविधान नम्य भी है और आपका अनम्य भी है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है। लचीला है नंबर 1, दूसरा है कठोर है, तीसरा ऑप्शन देगा कि लचीला और कठोर दोनों है, नंबर ऑप्शन 4 देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओगे कि भाई लचीला भी है और हमारा संविधान भाई कठोर भी है। अभी आप पढ़ के खुद बता दोगे कि हाँ वास्तव में ऐसा हमें संविधान में दिखता भी है। भारतीय संविधान में नम्यता एवं अनम्यता दोनों प्रकार का मिश्रण है भाई। यानी नम्य संविधान भी है और अनम्य भी है, यानी दोनों प्रकार के लक्षण हमें दिखते हैं। अब देखते हैं कि नम्यता क्या होता है भाई, फ्लेक्सिबल किसे बोलते हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया इसमें बहुत ही ज़्यादा सरल होती है भाई। बिल्कुल सिंपल तरीके से संविधान में संशोधन हो जाएगा। जैसे आप भारत में देखते हो बहुत जगह आपको दिखेगा कि संशोधन बहुत आसान तरीके से हो जाता है। लेकिन अनम्यता संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बहुत कठोर होती है। जैसे भारत में भी आपको देखने की मिलेगी प्रथा। जैसे आप देखते होगे कि 50% प्लस 1 वोट अगर मिल जाए तो ये साधारण बहुमत से कोई प्रस्ताव पास हो जाता है, जो कि बहुत आसान है। लेकिन कठोरता क्या है भाई, कठोर में भाई ये है कि दोनों सदनों के विशेष बहुमत से यानी 2/3 लोग पास होने चाहिए लोगों से, प्लस 28 राज्यों में से 14+1 राज्यों से भाई ये पास होना चाहिए। यानी हमारे देश में कहीं ना कहीं कठोरता भी दिखती है और कहीं ना कहीं भाई हमारे देश में क्या है, सरलता भी दिखती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान जो है वो नम्यता और अनम्यता दोनों का मिला जुला मिश्रण है। देखो ये प्रश्न आपका मेंस की तरफ आता है, जब मेंस में पूछता है कि नम्य संविधान के क्या लक्षण होते हैं, अनम्य संविधान के क्या लक्षण होते हैं, कि कौन सा स्वरूप है जो बताता है कि हमारा संविधान नम्य है अनम्य है। ठीक है, वो बात की बात है भाई। अब भारतीय संविधान में संशोधन संसद द्वारा साधारण बहुमत, विशेष बहुमत तथा विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा किया जा सकता है। वही बात मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, या तो साधारण बहुमत से हो यानी 50%+1 से, या विशेष बहुमत 2/3 प्लस विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन इसमें होता है भाई। ठीक है भाई। अब सर आइवर जोनिंग्स ने जो ना एक कथन दिया था, स्टेटमेंट हमारे संविधान को लेके कि भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान कहा है। यानी इन्होंने बोला है, आइवर जोनिंग्स ने जब हमारा संविधान पढ़ा था तो इन्हें ऐसा लगा कि वास्तव में भारत का संविधान बहुत ही ज़्यादा कठोर है, बहुत ही ज़्यादा अनम्य है। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट बोला था कि भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान कहा है। किसने? सर आइवर जोनिंग्स ने। लेकिन वहीं केसी व्हीयर ने भारतीय संविधान जो ना वो अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। अभी यही प्रश्न आपका ROAR में पूछा गया था भाई। ठीक है भाई, यानी कह सकते हैं कि भारत का संविधान ना तो अधिक कठोर है और ना ही अधिक लचीला भाई, ना तो पूर्णतः कठोर है ना ही पूर्णतः लचीला है, ना तो कह सकते हैं कि आंशिक कठोर भी है और आंशिक लचीला भी है। ठीक है, केसी व्हीयर ने ही एक स्टेटमेंट और दिया था कि भारतीय संविधान जो ना वो अर्धसंघीय संविधान है, यानी इसमें आधा संघ भी दिखता है और आधा राज्य भी दिखता है। इस तरह का संविधान के बारे में बोला था केसी व्हीयर साहब ने। अगला आपका केंद्राभिमुख संविधान,
यानी ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा संविधान जो ना वो केंद्र की तरफ झुका हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। ये सच भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्णतः ही केंद्र की तरफ झुका हुआ है। लेकिन इसका अर्थ ये जरूर है कि हमारा संविधान जो है वो केंद्र की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि भारत में ऐसी परिस्थितियां भी बन जाती हैं कभी कभी, या बन भी सकती हैं, बनी भी है, कि केंद्र ने राज्य की जो पावर है ना उसका भी उपभोग किया है भाई। अब पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यानी जो अनुच्छेद 1 है भाई आपका, इसमें दो नाम मिलेंगे, एक तो भारत और एक इंडिया। और इसने बोला है कि संघ है भाई। संघ मतलब ये एक यूनियन है, ये फेडरल शब्द नहीं बोला है भाई, यहाँ पे यूनियन शब्द बोला है। यानी अंग्रेजी में कहे, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है। लेकिन प्रोफेसर केसी वियर ने एक स्टेटमेंट बोला था। केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है। ठीक है। हम ये भी नहीं कह सकते कि भारत का संविधान जो है पूर्णतः संघीय है। केसी वियर साहब ने बोल दिया है कि भारत का संविधान जो है एक अर्धसंघीय संविधान है। ठीक है। जबकि सर आइवर जोनिंग्स ने क्या स्टेटमेंट दिया था, इनके अनुसार भारतीय संविधान ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। ये बिल्कुल सही कहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें वो केंद्र की तरफ मूव कर रही हैं भाई, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी चीज़ें केंद्र की तरफ मूव कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ें परिधि पर भी हैं जहाँ पर राज्य शासन करता है भाई आपका। ठीक है। अब पूरा पढ़ते हैं इसको भाई बार। भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के सभी प्रमुख लक्षण यथा शक्ति का विभाजन भी होता है भाई, क्योंकि एक संघ के लक्षण है जहाँ पर राज्य को भी शक्ति है और आपको केंद्र की तरफ की भी शक्ति है भाई। तो इसने बोला है कि कौन कौन से लक्षण हैं जो बताते हैं कि भारत का संविधान एक संघात्मक संविधान के बारे में बोलता है भाई। ठीक है। पहला कि शक्ति का विभाजन भी है, क्योंकि राज्यों को भी शक्ति दी गई है और केंद्र को भी दी गई है। लिखित संविधान भी है भाई, बहुत ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता भी है, ठीक है। अपरिवर्तनशीलता भी है तथा स्वतंत्र न्यायपालिका इसमें विद्यमान है भाई। अब इसमें एकात्मक संविधान की प्रवृत्ति भी दिखती है भाई, कि जब ऐसा लगता है कि संविधान संघात्मक नहीं है बल्कि एकात्मक है, यानी एक ही धुरी में काम कर रहा है। तो कौन कौन से, जैसे इकहरी नागरिकता है। क्या हमने कभी ऐसा बोला है कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ? ये बोला हुआ कि हम भारत के नागरिक हैं भाई। तो ये कैसी प्रथा है? ये इकहरी नागरिकता का वो है भाई। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करना। आपातकालीन उपबंध, नए राज्यों के निर्माण की संसद की पावर, क्योंकि जब नए राज्य का निर्माण होता है तो राज्य के सभी जो पावर हैं वो केंद्र में आके सिमट जाते हैं भाई। तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल एकात्मक संविधान का लक्षण दिखता है वहाँ पे हमारे देश में। अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और राज्य सूची पर केंद्र की विधि बनाने की शक्ति। ठीक है। जब आप आगे पढ़ोगे, आपातकाल जब आपका लग जाएगा, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही राज्य की केंद्र में आ जाएंगी भाई। तो वहाँ पे ऐसा प्रतीत होगा कि एकात्मक संविधान के लक्षण हो रहे हैं हमारे देश में। ठीक है साहब। आदि भी पाए जाते हैं। अब भारतीय संविधान है कैसा? भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की प्रवृत्ति को भी धारण करता है। ठीक है। यानी भारत क्या है ना, वो संघ भी है, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य दोनों का मिश्रण है। केंद्र अपना काम अलग करेगी, राज्य अपना अलग करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं संघात्मक होते हुए भी इसमें एकात्मकता की प्रवृत्ति दिखती है। क्योंकि जब केंद्र को ऐसा लगता है कि राज्य अपना शासन सही तरीके से नहीं चला पाएगा, तो केंद्र राज्य के सभी अधिकारों को अपने हाथ में ले लेती है और राज्य के सभी कार्य को अपने हाथों से करती है भाई। तो ऐसा फील होता है तब कि भारत में जो है एकात्मकता की प्रवृत्ति दिखती है। ठीक है जी।
भीमराव अंबेडकर के क्या स्टेटमेंट था भाई संघ को लेके? भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला जा सकता। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। ये कहते हैं कि पूर्णतः ही हमारा संविधान संघ नहीं है कि सारा ही संघ को पावर दे दी जाए। कभी कभी ऐसा भी दिखता है, देखो कभी कभी ऐसा भी दिखता है कि राज्य भी बहुत पावरफुल दिखता है केंद्र से भाई। वो सिचुएशन आएंगे जब आपको संविधान आगे पढ़ाया जाएगा भाई। ठीक है। जी ऑस्टिन का कथन है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद भी इन्होंने कहा है। ये सारे प्रश्न भाई पेपर में आए हुए प्रश्न है जो मैंने उठाए हैं भाई। ठीक है। सर आइवर जोनिंग्स का क्या कथन है? भारतीय संविधान को केंद्राभिमुख संविधान कहा है। यानी इन्होंने कहा है कि भारत का संविधान है वो केंद्र की तरफ झुका हुआ है। बिल्कुल सही बात कहा भाई। ठीक है। छठा स्टेटमेंट है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, यहां से देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था भाई। यहां से क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से क्या सर्वोच्च है? नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 उपराष्ट्रपति, नंबर 3 सुप्रीम कोर्ट, नंबर 4 संविधान। तो आपका ये क्वेश्चन आएगा तो आपको लगाना कि भाई संविधान जो ना, संविधान ही सर्वोच्च है। ये क्वेश्चन भाई पूछा गया है। अब देखते हैं क्या संविधान की क्या सर्वोच्चता है हमारे देश में। जो हमारा संविधान सर्वोपरि है, बिल्कुल सर्वोपरि है, क्योंकि सरकार के सभी अंग, कौन कौन से अंग? 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका, इसी से अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। यानी जो पावर मिल रही है हमारे संविधान को, वो यानी हमारे जो 3 अंग है सरकार के, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनको पावर कहाँ से मिल रही है? तो इनको मिल रही है भाई संविधान से पावर। ठीक है। तो हमारे देश में सबसे सर्वोच्च कौन है भाई? तो हमारे देश में सबसे सर्वोच्च है भाई संविधान। लेकिन ब्रिटेन में क्या सर्वोच्च है भाई? ब्रिटेन में सर्वोच्च संसद। यहाँ पे संविधान सर्वोच्च नहीं है, ब्रिटेन में सबसे सर्वोच्च है आपका संसद। अब देखते हैं, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई है, लेकिन हमारे देश में किसकी सर्वोच्चता है? संविधान की। ब्रिटेन में किसकी सर्वोच्चता है? संसद की। तो ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। संसद द्वारा निर्मित विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी जो विधि संसद ने बना दी वो बना दी भाई, वो ऐसा नहीं है कि आप इसको न्यायालय में लेके चले जाओगे। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में अगर कोई विधि बन गई, अगर उस विधि को लेके ऐसा लगता है कि लोगों के या राज्य के मौलिक अधिकार खतरे में हैं, तो आप सीधा चले जाओगे भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है। लेकिन संसद के बारे में ब्रिटेन में ऐसा कोई भी मत नहीं है कि आप जाके न्यायालय में जाके चुनौती दे जाओ। संसद ने जो कानून बना दिया वो सर्वोपरि है। अब अमेरिका में क्या है? अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका ही सर्वोच्च है भाई। ठीक है भाई। अमेरिका में क्या है? न्यायपालिका। ब्रिटेन में क्या है? संसद। हमारे देश में क्या है? तो संविधान। अमेरिका संविधान में न्यायपालिका सर्वोच्च है, वह संसद द्वारा बनाई गई विधि को संविधान के अनुरूप न होने पर असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यानी न्यायपालिका को इतनी पावर दी गई है कि जो भी कानून बनाया है संसद ने, तो न्यायपालिका उस कानून को असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है। अब हमने यहाँ पे 3 चीज़ें सीखी भाई, कि सबसे पहले हमारे देश में क्या सर्वोच्च है भाई? तो भाई हमारे देश में भाई आपका संविधान। अमेरिका में क्या भाई? तो भाई अमेरिका में है आपका न्यायपालिका। ब्रिटेन में क्या भाई? तो भाई ब्रिटेन में है क्या भाई? संसद। ठीक है। हमारे देश से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे देश में क्या सर्वोच्च है, तो भाई आपको आंसर लगाना है कि हमारे देश में जो सर्वोच्च है वो है भाई आपका संविधान। ठीक भाई। अब आगे बढ़ते हैं भाई। भारत में क्या है? संविधान सर्वोच्च है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं।
भारत में संविधान को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। भारत में शक्ति के स्रोत के रूप में संविधान ही आपका सर्वोच्च है भाई। जो सबसे ज़्यादा पावर है वो है हमारे संविधान के पास। ठीक है जी। अगला टॉपिक है इसमें संसद की संप्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। यानी आपको पता है कि हमारे देश में संसद कैसी है, वो संप्रभु है। हम अपने आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय लेने में सक्षम है। और हमारे देश में आपको पता है न्यायिक सर्वोच्चता भी है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता भी है। अब इन दोनों में किस प्रकार का संबंध है, ये क्वेश्चन है भाई आपका। देखते हैं। भारतीय संविधान में इंग्लैंड की संसदीय संप्रभुता तथा, यानी हमारे देश में जो संसद एक्सेप्ट की है वो कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है इंग्लैंड से भाई। और न्यायपालिका कहाँ से ली गई है, वो ली गई अमेरिका से। तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। ये क्या कहना चाह रहा है भाई, हमारे देश में जो संसद ली गई है, संसद तो ली गई भाई हमने ब्रिटेन से, और जो न्यायिक सर्वोच्चता है वो ली गई भाई अमेरिका से। दोनों देशों से अलग अलग चीज़ें ली गई हैं। तो हमारे देश ने किस प्रकार का सिस्टम अपनाया है ताकि दोनों के कर्तव्य बाधित ना हो, तो ये आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है भाई। ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा निर्मित कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अभी ऊपर भी बता चुका हूँ, क्योंकि ब्रिटेन में क्या है ना, ब्रिटेन में पार्लियामेंट ही सर्वोपरि है। और जहाँ पे ब्रिटेन में अगर कोई कानून बन गया तो वहाँ पे न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती, है ना। लेकिन भारत ने बेशक ब्रिटेन की संसद को अपनाया है, लेकिन हम अपने देश में, जब हमारे देश में कोई कानून बनेगा संसद द्वारा, तो हम जाके सुप्रीम कोर्ट उसको जाके, या कोर्ट कोई भी कोर्ट हो, कोर्ट उसमें जाके हस्तक्षेप कर सकता है भाई। ठीक है। अब ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हमने हूबहू ब्रिटेन की संसद को उठा लिया भाई। हमने कुछ ना कुछ चेंज करके तो उठाया, जो आप देख रहे भाई। वहीं अमेरिका में न्यायालय को संविधान का रक्षक एवं अभिभावक कहा गया, जो कि भारत में भी भाई। अब अपने इंडिया में देखेंगे भाई, अपने इंडिया में कैसी हमने किस प्रकार से समन्वय स्थापित किया गया, किस प्रकार से हमने बॉन्डिंग की है, किस प्रकार से रिलेशन बैठाया है संसद और आपका जो न्यायालय है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाकर संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार भी दिया है कि वह उन विधियों एवं आदेशों को निरसित कर दे जो संविधान के विरुद्ध है। यानी कहने का मतलब यह है कि भाई हमने जो है संसदीय व्यवस्था को तो अपनाया है, ठीक है, उधर ही हमने क्या है न्यायपालिका को अपनाया है। न्यायपालिका अगर संसद कोई ऐसा कानून बना देती है जहां पर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, तो न्यायपालिका उस कानून को बिल्कुल शून्य घोषित कर देगी भाई। आई बात समझे, आगे बढ़ते हैं भाई। वही संसद को भी यह अधिकार है कि वह विधि के द्वारा न्यायपालिका की शक्ति को भी सीमित कर सकता है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, हमारे देश में ऐसा कोई भी नहीं है कि बिना बात की न्यायपालिका ऐसा कोई काम कर दे जिससे कि मानव के मौलिक अधिकारों का हनन हो या किसी भी प्रकार से किसी भी कानून का हनन हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा काम करता है या न्यायपालिका ऐसा काम करती है तो संसद क्या है, उनकी शक्तियों को बिल्कुल सीमित कर देगी। तो आप देख रहे होंगे भाई कि किस प्रकार से हमारे देश में दोनों का मिला जुला समन्वय है। यानी इसको एक बार मैं देख लेता हूँ। जैसे मान लो ये हमारे देश की क्या संसद है जो कानून बनाएगी, ये हमारे देश में क्या है, ये हमारे देश में न्यायपालिका है जो कि न्याय का काम करेगी। अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे कि लोगों के मौलिक अधिकारों पर हनन होता है तो न्यायपालिका उसे शून्य घोषित कर देगी भाई। ठीक है। अगर न्यायपालिका कुछ ऐसा डिसीजन देती है जो कि राज्य के खिलाफ है या कुछ भी हमारे देश में सिस्टम गड़बड़ी होती है
तो संसद उसमें क्या काम करेगा, संसदीय न्यायपालिका के अधिकारों को बिल्कुल सीमित कर देगा भाई। तो आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार का मिला जुला मिश्रण है भाई हमारे संविधान में। अब दुर्गादास बसु का नाम आपने सुना होगा। दुर्गादास बसु ने जो ना इस रिलेशन को जो है एक अद्भुत रिलेशन बताया, जो हमारे देश में जो न्यायपालिका और संसद की सर्वोच्चता का रिलेशन है, उसको दुर्गा बसु ने एक प्रकार से एक अद्भुत समन्वय बताया भाई। अब आगे बढ़ते हैं भाई। स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे देश में आपको पता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका जो कि अमेरिका के संविधान से ली गई है। संघात्मक संविधान में संघ और राज्यों के मध्य विवाद के समाधान और संविधान के निर्वचन का दायित्व न्यायपालिका को दिया गया। तो कोई भी विवाद होता है संघ और राज्य के बीच में, तो कौन विवाद को सुलझाएगा, तो सुलझाएगा भाई आपका न्यायपालिका। अगला, उस पर संविधान और मूल अधिकारों के संरक्षण का भी दायित्व होता है। भाई आपको पता है कि संविधान का रक्षक कौन होता है, तो वो होता है आपका न्यायपालिका। दूसरा, मौलिक अधिकारों का भी जो जन्मदाता है या संरक्षण या अभिभावक है, वो भाई आपका कोर्ट होता है भाई, जो आपकी न्यायपालिका है। तीसरा इसका काम क्या है, भारत में एक एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना उसकी एक विशेषता है। हम देखते हैं कि भारत में कैसी न्यायपालिका है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, जिसके शीर्ष पर कौन बैठा है भाई, शीर्ष पर है आपका सुप्रीम कोर्ट। यानी आप एक प्रकार से एक पिरामिडीय ढांचा देखोगे भाई, जो पिरामिड होता है ना, ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, नीचे इसके हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर सेशन कोर्ट है, बहुत सारे कोर्ट ये आएंगे भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला भाई आपका मौलिक अधिकारों के बारे में, कि हमारे देश में एक विशेषता ये भी है कि हमने मौलिक अधिकारों को अपनाया गया। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में आते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 है, और अमेरिका के संविधान से हमने इसको एक्सेप्ट किया है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से एक्सेप्ट किए गए। इन सभी की चर्चा हम आगे करेंगे बहुत विस्तृत भाई। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है भाई, तो 6। मूल संविधान में कितने थे जब हमारा संविधान बना था, तो 7 मौलिक अधिकार थे भाई। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके उस अधिकार को कहाँ डाल दिया, संपत्ति का अधिकार था वो अब एक विधिक यानी कानूनी अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक एवं अभिभावक किसे कहते हैं भाई, तो भाई न्यायपालिका को कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी हमारे देश की एक विशेषता है संविधान की। भाग 4 में है भाई ये, अनुच्छेद 36 से 51 है। आयरलैंड के संविधान से इसको स्वीकृत किया गया। क्या उद्देश्य है हमारे देश में नीति निर्देशक तत्वों का संविधान में, तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जो भी हमारे देश में कल्याण हो सकता है लोगों का, ऐसी चीज़ें हमने अपने DPSP में डाली गई हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। राज्य के नीति निर्धारण में मार्गदर्शक कुछ पवित्र कर्तव्यों का उल्लेख करता है। यानी अगर हमें ज़रूरत पड़ी ना, तो हम वास्तव में DPSP से चीज़ें उठाकर अपने देश में कुछ चीज़ें उठा लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। ऑस्टिन का एक कथन है, किस लिए, जब बताया गया कि ये एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, तो ऑस्टिन ने एक कथन दिया गया कि इन सिद्धांतों को राज्य की आत्मा भी कहा जाएगा। जो हमारे DPSP है ना, इनको राज्य की आत्मा कहा जाएगा। ये कथन किसका है, ऑस्टिन का है। अब तक किसी पेपर में नहीं पूछा है, हो सकता है कि भाई आगे जाके इस क्वेश्चन को पूछ ले भाई। अगला, क्या नीति निर्देशक तत्वों को जो DPSP हैं उनको न्यायालय में लागू किया जा सकता है, तो भाई इन्हें न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। जब आप आगे पढ़ोगे ना आर्टिकल 37, तो भरपूर इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे भाई। अब भाई एक नोट है, नोट क्या है, हमने DPSP को जो ना मौलिक अधिकार से ऊपर रखा है भाई। यानी मौलिक अधिकार हमेशा नीचे रहेंगे, लेकिन DPSP उनसे ऊपर रहेगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। यानी अगर आप देखेंगे नीति निर्देशक तत्व ये हमेशा हावी रहेंगे मौलिक अधिकारों पर, या कह सकते हैं कि ये सबसे ऊपर रहेंगे अगर कंपेयर किया जाएगा मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है भाई।
आगे बात करते हैं भाई मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य के बारे में, ये मौलिक कर्तव्य जो हैं, जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब ये हमारे संविधान में नहीं थे। इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, जब सरदार सवर्ण सिंह समिति आई थी। तो इसे देखते हैं, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व मूल संविधान में नहीं थे, तो बच्चों का ध्यान नहीं जाता भाई, बल्कि इन्हें सरदार सिंह सवर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया भाई। ठीक है, मौलिक कर्तव्य है कौन से भाग में? भाग 4 कै माने कर्तव्य और कै माने कै, 4 कै। अनुच्छेद 51 कै माने कर्तव्य कै। और कौन से देश से ले गए भाई? तो ये ले गए भाई रूस से। प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 कर्तव्य प्रारंभ में थे, लेकिन आज कितने हैं? आज 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा जोड़ा भाई? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। और ये किसका कर्तव्य होगा भाई? ये कर्तव्य है किस पर आरोपित किया गया है? ये आरोपित किया गया है जो बच्चों के माता पिता होते हैं भैया, अभिभावक होते हैं। ठीक है, इसको 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान भी, ये हमारे देश की क्या है? एक प्रकार की एक विशेषता है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमें देश की नागरिकता अलग चाहिए और जिस स्टेट में हम रहते हैं उसकी नागरिकता अलग चाहिए। नहीं, हम ये कभी भी हमने नहीं सुना होगा कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। हम नागरिक भारत के हैं। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। उसमें आप देखोगे कि स्टेट की नागरिकता अलग मिलती है और आपकी जो है संघ की अलग मिलती है या देश की अलग मिलती है। अब देखेंगे, भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसकी संघीय संरचना के बावजूद एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है भाई, हमारे देश में बेशक संघीय संरचना है, केंद्र और राज्य का शासन अलग अलग है, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं चुना है कि केंद्र की नागरिकता अलग से ली जाएगी और राज्य की नागरिकता अलग से ली जाएगी, बल्कि हमारे देश में क्या है? सिर्फ इकहरी ही नागरिकता का प्रावधान है भाई। ठीक है, ये नागरिकता कौन से भाग में है? भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। और कौन से देश से ली गई भाई? तो ब्रिटेन से हमने ये ली गई है इकहरी नागरिकता। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता भाई। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। पहली कौन सी? संघ की नागरिकता लेनी पड़ेगी और दूसरी राज्य की नागरिकता लेनी पड़ेगी भाई। अगला, कोई भी आदमी भारत का नागरिक होगा, राज्य का नहीं। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि राज्य की नागरिकता आप ले लोगे। अगला है वयस्क मताधिकार। हमने वयस्क मताधिकारों को भाई अपने संविधान में अपनी विशेषता में ढाला है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, क्योंकि हम वोटिंग करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में सरकार का गठन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से किया जाता है। यानी वयस्क मताधिकारों के आधार पर हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं भाई। अब ये वयस्क मताधिकार हमें कब मिलता है? जब हमारी उम्र कितनी हो जाती है भाई? 18 वर्ष। क्या ये 18 वर्ष आज भी फिक्स है या पहले भी फिक्स थी? तो नहीं भाई, पहले ये उम्र थी 21 साल, लेकिन इसको घटा दिया, 18 वर्ष कर दिया। एक संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन 1989 में। इसको पढ़ते हैं। मूल संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई भाई। तो यहाँ मैं समझता हूँ भाई, आपके सभी टॉपिक जो है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं वो भाई मैंने करवा दिए। आप बताओगे भाई आपको वीडियो कैसी लगी भाई? कमेंट में जरूर बताओ भाई। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।